बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं एहसन खान और मेरे यूट्यूब चैनल एजुकेटर एहसन खान पे आपको खुश आमदीद। आज की इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करने लगा हूं पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस का पास्ट पेपर जो कि 2022 में कंडक्ट हुआ था। ये वो पास्ट पेपर है जिसकी एडवर्टाइजमेंट दिसंबर 2021 में आई थी पीपीएससी की तरफ से और इसका पेपर कंडक्ट हुआ था 19/6/2022 को। तो आज हम उस पेपर का सोल्यूशन यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये पार्ट 1 है जिसमें मैंने पहले 25 एमसीक्यूज डिस्कस किए और फिर इससे नेक्स्ट पार्ट में बाकी के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे। तो पूरे 100 क्वेश्चंस आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूँ। अगर आपने पीपीएससी लेक्चरर कंप्यूटर साइंस प्रिपरेशन सीरीज की मेरी बाकी वीडियोस नहीं देखी हुई तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने प्लेलिस्ट का लिंक प्रोवाइड किया हुआ है जिसमें लेक्चरर कंप्यूटर साइंस जो कि पीपीएससी के हैं उनकी प्रिपरेशन के हवाले से मैंने काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड किए हैं। तो आप वो प्लेलिस्ट लाजमी विजिट कर लीजिएगा, आपकी प्रिपरेशन के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। जिसमें मैंने बाकी के गुज़श्ता पास्ट पेपर भी डिस्कस किए और इसके अलावा प्रिपरेशन प्लान पे भी मैंने मुख्तलिफ इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और उनसे रिलेटेड मटेरियल प्रोवाइड किया हुआ है। तो चलते हैं, आज के हमारी वीडियो का पहला क्वेश्चन है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर इंस्टॉलिंग, मैनेजिंग एंड अपग्रेडिंग डेटाबेस सिस्टम इज कॉल्ड। तो इसके यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है डेटाबेस मैनेजर। डेटाबेस मैनेजर को इस्तेमाल करते हुए हम डेटाबेस की इंस्टॉलेशन, मैनेजिंग और अपग्रेडिंग का फंक्शन परफॉर्म कर सकते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द HTTP रिक्वेस्ट मैसेज इज सेंड डैश पार्ट ऑफ हैंडशेक मैकेनिज्म। तो HTTP का जो मैसेज सेंड करने के लिए, रिक्वेस्ट जनरेट करने के लिए जो 3 वे हैंडशेक होती है तो उसमें जो मैसेज सेंड किया जाता है वो थर्ड पे यानी कि थर्ड हैंडशेक पे, यानी कि पहले रिक्वेस्ट जनरेट होती है, उसकी एक्नॉलेज आती है, फिर उसके बाद कनेक्शन इस्टेब्लिश होता है, फिर कनेक्शन इस्टेब्लिश होने के बाद मैसेजेस की कम्युनिकेशन स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद आते हैं इन कैस्केड टर्मिनेशन, इफ़ ए प्रोसेस टर्मिनेट्स देन ऑल ऑफ इट्स चिल्ड्रन हैव टू बी टर्मिनेटेड। तो यहाँ पे हमने चूज़ करना है कि जब वो प्रोसेस टर्मिनेट होगा तो उसके जो चाइल्ड प्रोसेस होंगे तो उसको नॉर्मली या एबनॉर्मली किसी भी वे में हमने ख़त्म करना होगा अगर हम कैस्केडिंग टर्मिनेशन की बात कर रहे हैं। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज टू रिपीट द स्टेटमेंट इन क्लोज विद इन ए फिक्स नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये हम आइट्रेशन में इस तरह से करते हैं कि आइट्रेशन का जब भी कोड लिखा जाता है तो उसमें जितनी भी हमने रेपिटेशंस डिफाइन की हुई होती हैं तो उसकी ब्रैकेट्स होती है या उसकी जो ब्लॉक होता है उसके अंदर जो भी कोड होगा तो वो मेंशन शुदा रेपिटेशन तक उस कोड को रिपीट किया जाएगा। फिर उसके बाद HCI ह्यूमन कंप्यूटर इंटरेक्शन इज़ रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स। तो ये रिलेटेड है डिज़ाइन से। और फिर उसके बाद द टेक्निक इन विच ए कंजेस्टेड नोड स्टॉप्स रिसीविंग डाटा फ्रॉम द इमीडिएट अपस्ट्रीम नोड्स। तो जब भी नेटवर्क में कंजेशन अक्कर होती है और कोई ऐसा नोड जिस पे कंजेशन अक्कर हो चुकी है तो वो डेटा रिसीविंग को इमीडिएट अपस्ट्रीम यानी कि ऊपर से जिस तरफ से उसको डेटा रिसीव हो रहा है उस डेटा को रिसीव करना बंद कर दे तो इसको जो नाम दिया जाता है बैक प्रेशर का। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्शन डज नॉट एग्जिस्ट इन स्लाइड लेआउट। तो स्लाइड लेआउट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, ये स्लाइड लेआउट है और इसमें आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें दी हुई हैं लेकिन इसमें एनिमेशन के ऑप्शन नहीं है तो इस वजह से यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है एनिमेशन। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग मैकेनिज्म रिक्वायर्स इनपुट फ्रॉम द ह्यूमन बट कैन इंटरप्रेट द आउटपुट दैमसेल्व्स। तो इसके लिए जो हम टर्म इस्तेमाल करते हैं AI सिस्टम यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड सिस्टम जो परफॉर्म हो रहे होते हैं या फंक्शन परफॉर्म कर रहे होते हैं तो उसमें उनको इनपुट प्रोवाइड की जाती है ह्यूमन बेस और उसकी जो इंटरप्रिटेशन है आउटपुट के तौर पे वो इट्सेल्फ वो परफॉर्म करते हैं।
और फिर उसके बाद विच मेंबर ऑफ द बेस क्लास कैन नॉट इनहेरिट इन द डिराइव्ड क्लास। तो डिराइव क्लास में हम प्राइवेट मेंबर्स को एक्सेस नहीं कर सकते, और अगर हमने प्राइवेट मेंबर को एक्सेस करना है तो ये किसी मेंबर फंक्शन के थ्रू एक्सेसिबल होते हैं, डायरेक्टली एक्सेसिबल नहीं होते। और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बूल टर्म टेक्स विच ऑफ द फॉलोइंग इनपुट ड्यूरिंग द ऑपरेशन। तो बूलियन टर्मिनोलॉजीज में इनपुट ऑपरेशन जो परफॉर्म होते हैं तो एंड और नॉट की सूरत में, तो यहाँ पे बी ऑप्शन यहाँ पे दुरुस्त है। और फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन अल्टरनेटिव मेथड, तो यहाँ पे बी ऑप्शन दुरुस्त है। और फिर नेक्स्ट आते हैं रिलेशनल अलजेब्रा इज ए रिलेशन क्यूरी लैंग्वेज टेक्स टू डैश एन इनपुट एंड प्रोड्यूसेस डैश एज एन आउटपुट ऑफ द क्यूरी। तो इसके जो दोनों ऑप्शंस हैं यानी कि दोनों ब्लैंक्स जो हैं इनमें जो वर्ड इस्तेमाल होगा रिलेशन। FCFS यानी कि फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व एल्गोरिदम पर्टिकुलरली ट्रबल सर्व। तो ये एक एल्गोरिदम है जो हमारे CPU की स्केजुलिंग को मैनेज करता है, और ये सूटेबल नहीं है टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए। इसकी वजह यह है कि समटाइम ऐसा होता है कि कुछ ऐसे प्रोसेस सीक्वेंस में आ रहे होते हैं कि कुछ शॉर्ट टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं, कुछ लॉन्ग टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होते हैं, और हर एक को प्रायोरिटी सेम दी जा रही होती है जैसा ही वो प्रोसेस अपीयर होता है, और फिर उसके बाद नेक्स्ट अपीयर होने वाला प्रोसेस उससे पीछे लाइन में लगा हुआ होता है, और उससे नेक्स्ट अपीयर होने वाला प्रोसेस उससे पीछे लाइन में लगा होता है, यानी कि एक क्यू जनरेट होती है। अब इसमें क्या होता है कि जो प्रोसेस पहले अपीयर हुआ उसको पहले सर्व कर दिया जाएगा, जो प्रोसेस बाद में अपीयर हुआ तो उसको बाद में सर्व किया जाएगा। तो अगर शुरू में कोई ऐसे प्रोसेसेस आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग है, तो उनको जब सर्व किया जाएगा तो पीछे छोटे छोटे प्रोसेसेस काफ़ी ज़्यादा टाइम वेट करेंगे, तो इस तरह उनका वेटिंग टाइम इंक्रीज़ हो जाएगा। तो इस वजह से ये टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में इतना सूटेबल नहीं है। फिर उसके बाद मिनिमम वैल्यू टू इम्प्लीमेंट ए स्टेक, और तो मिनिमम वैल्यू जो हमें रिक्वायर्ड होती है स्टेक को इम्प्लीमेंट करने के लिए 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है, यानी कि हमें सिंगल वेरिएबल रिक्वायर्ड होता है एटलीस्ट। और फिर री इंस्टॉलेशन डिफर्स फ्रॉम इंस्टॉलेशन इन ए वे दैट इट कीप्स। तो री इंस्टॉलेशन की बात की जाए तो जब भी हम किसी सिस्टम को या किसी सॉफ्टवेयर को री इंस्टॉल करते हैं तो उसका जो ओल्ड डेटा होगा वो भी मेंटेन रहेगा, और उसके जो ऑलरेडी कॉन्फ़िगरेशंस अंडर द यूज़ होंगी उनको भी वैसा ही वैसा रखा जाएगा, यानी कि कॉन्फ़िगरेशंस मेंटेन रहेंगी। तो इस वजह से यहाँ पे जो ऑप्शन सी है दुरुस्त है। फिर उसके बाद इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन यूजेस विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड। तो इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन दो तरह से होती है, मैसेज पासिंग के थ्रू भी होती है कि यानी कि दो प्रोसेसेस आपस में मैसेजेस एक्सचेंज करते हैं, और या फिर एक ऐसा सिस्टम में कोई बॉक्स यानी कि एक मेमोरी अलोकेट कर दी जाती है, और जिस प्रोसेस ने भी कम्युनिकेट करना होता है तो उस अलोकेटेड मेमोरी में वो अपना मैसेज राइट करता है या पुट करता है, और फिर दूसरा प्रोसेस उसको रीड करता है। तो ये दोनों तरीके इस्तेमाल होते हैं, मैसेज पासिंग भी और शेयर्ड मेमोरी भी, लिहाजा यहाँ पे दुरुस्त ऑप्शन है सी, बोथ ए एंड बी ऑप्शन दुरुस्त हैं। फिर उसके बाद आते हैं विच टाइप ऑफ टेस्टिंग यूज द इक्विवेलेंसी पार्टीशनिंग मेथड। तो ये ब्लैक बॉक्स टेस्टिंग। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू अबाउट EEPROM। तो EEPROM की अगर फुल फॉर्म देखी जाए तो इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जो कि रोम की एक टाइप है, तो इस वजह से यहाँ पे इसकी जो ऑप्शन सी है ये भी दुरुस्त है। और फिर उसके बाद अगर बात की जाए तो रोम नॉन वोलेटाइल होती है, तो फिर EEPROM भी नॉन वोलेटाइल होगी क्योंकि ये रोम की ही टाइप है। और EEPROM की अगर बात की जाए तो इट इज़ मॉडिफाइबल रोम, और इसमें डेटा हम इरेज और रीप्रोग्राम भी कर सकते हैं। तो फिर आखिर में जो ऑप्शन बचती है सीक्वेंशियल एक्सेस, क्योंकि हमें यहाँ पे पूछा गया है कि स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट EEPROM, तो ये स्टेटमेंट दुरुस्त नहीं है, लिहाजा इसकी ऑप्शन डी दुरुस्त है। फिर उसके बाद आते हैं
Primary keys in DBMS database management system are underlined in bold. और फिर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट ए वीक एंटिटी इन ए रिलेशनशिप डायग्राम। तो हम वीक एंटिटी के लिए डबली बॉर्डर रेक्टेंगल इस्तेमाल करते हैं। और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट प्लानिंग। तो प्रोजेक्ट प्लानिंग में हम प्रोजेक्ट को एस्टिमेट करते हैं, उसकी स्केजुलिंग करते हैं, उसकी रिस्क मैनेजमेंट के हवाले से देखते हैं, लेकिन प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग इसमें इंक्लूड नहीं होती। Which layer of the OSI deals with the process to process delivery। तो process to process delivery के लिए ट्रांसपोर्ट लेयर ऑपरेट या रिस्पॉन्सिबल होती है और इस पे पोर्ट नंबर की बेस पे ऑपरेशन परफॉर्म हो रहे होते हैं जो कि मुख्तलिफ प्रोसेसेस को रिप्रेजेंट कर रहा होता है हर पोर्ट नंबर। तो फिर उसके बाद विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट ए जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज। तो इस दी हुई लिस्ट में C++ जो है वो जावा स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज में शुमार नहीं होती। और फिर बाई स्टेबल टेम्परेरी स्टोरेज डिवाइस डेट इंक्लूड टू स्टेबल स्टेट्स। तो इसकी दुरुस्त ऑप्शन है फ्लिप फ्लॉप। और फिर इस पार्ट का लास्ट क्वेश्चन, द फोटोनिक लेयर ऑफ द सोनेट इज सिमिलर टू द डैश ऑफ द OSI मॉडल। सोनेट की जो फोटोनिक लेयर है वो OSI के फिजिकल लेयर के इक्विवेलेंट है या सिमिलर है। तो यहाँ पे पार्ट 1 में मैंने आपको फर्स्ट 25 क्वेश्चंस का सलूशन प्रोवाइड कर दिया और मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में मज़ीद क्वेश्चंस लेके। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।